सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं लड़ सकेगी, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर अब पेशावर हाई कोर्ट में आज फैसला महफूज हुआ। बड़ी अहम समाअत हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट पर उसका जो फैसला सामने आया तो उसमें इलेक्शन कमीशन को सुना ही नहीं गया। और उन्होंने कहा कि इस फैसले को ख़त्म किया जाए, रिवर्स किया जाए और इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही आखिर में तस्लीम किया जाए। अब पेशावर हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है ये तो हमें देखना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये ज़िमनी दरख्वास्त दायर की गई है इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर क्या सवालिया निशानात मौजूद हैं और हाई कोर्ट से जब ये फैसला सामने आ भी जाता है तो क्या उसके बाद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। इस वक्त कितने मुश्किल हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश। हमने देखा कि बहुत सारे रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए हैं और आगे अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं हो पाता, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके दुरुस्त करार नहीं पाते तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पेशावर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ तो मिल गया था, आपके हक में फैसला आ गया था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन अपनी रिव्यू पिटीशन फाइल कर चुका है और इस पर भी फैसला महफूज हो चुका है। क्या लग रहा है आपको, आने वाले हालात कितने मुख्तलिफ और चैलेंजेस से भरपूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है इस इलेक्शन का सबसे जो अहम केस है वो ये सिंबल केस है जो पेशावर हाई कोर्ट जिसकी समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फाइल करके या जो भी एप्लीकेशन फाइल की है, अगर उससे एक चीज़ तो नज़र आ गई है, साफ जाहिर हो गया है कि वो फिर एक तरह से पीटीआई के ओपोनेंट हैं। यानी उन्होंने एक बजाय मुनसिफ का रोल अदा करने के, जिन्होंने फैसला करना होता है, वो अब एक पार्टी बन गए हैं और उन्होंने दरख्वास्त बाकायदा किया है कि हम नहीं चाहते कि पीटीआई इस इलेक्शन में हिस्सा ले। तो इसका मतलब अब वो उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है। तो पहली अहम पॉइंट तो ये है। अब दूसरा बहुत अहम पॉइंट जो है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा और उसको आसान अल्फाज में, कानून ये कहता है कि आपको अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अदारा है, उसके पास सिर्फ वो ताकत है, वो सिर्फ वो ऑर्डर पास कर सकता है जो कि कानून में दर्ज हों। यानी कानून जो उनको इजाज़त देता हो कि आपके पास ये ताकत है और आप इस तरीके से इस ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो वो तरीका कोई और अपना सकती है इंस्टीट्यूशन, ना वो कोई ऐसी ताकत इस्तेमाल कर सकती है जो कानून उसको ना दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक अदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जितने इख्तियारात हैं, बहुत वसी इख्तियारात हैं जनरल इलेक्शन कराने के, बहुत वसी इख्तियारात हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस, लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराने में, लेकिन उनके जितने इख्तियारात हैं इलेक्शन एक्ट में वो दर्ज हैं। उन इख्तियारात में अगर आप इलेक्शन एक्ट देखें, कोई भी ऐसी ताकत नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन को कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी के उनको इन्वेस्टिगेट करे। कोई ऐसी ताकत नहीं दी कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनको कलअदम करार दे, और स्पेशली कोई ऐसी पावर नहीं दी गई कि वो कलअदम अगर करार दे भी देते हैं तो इस बेसिस पे, इस वजह से कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए या गलत कराए हैं, वो इलेक्शन सिंबल ही ना दे। क्योंकि इलेक्शन सिंबल का ना देने का मतलब ये है, और आप बखूबी समझते हैं, कि इलेक्शन सिंबल अगर आप नहीं देते किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो एक तरह उस पार्टी को इलेक्शन से आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। पहले तो 260 या 70 जो सीटें हैं माइनॉरिटीज़ की और विमेन की, आप वो उस पार्टी से शुरू से इलेक्शन से पहले ही आप ले लेते हैं। और दूसरा, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स भी फील्ड नहीं कर सकती क्योंकि सारे आज़ाद होते हैं। तो इन इफेक्ट आप एक पार्टी को अगर उसका सिंबल ले लें तो इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और डिस्क्वालीफाई इस बात पे किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए। कौन सी ताकत है? और ये बार बार जो सिंगल जज थे पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने बार बार अटॉर्नी जनरल ऑफिसर से भी पूछा
और बाकी जो वकला थे उनसे भी पूछा कि आप सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किस कानून ने, इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिक ने इजाज़त दी है कि वो किसी पार्टी को डिसफंक्शनल कर दें, उसका सिंबल ले लें, उसको ख़त्म कर दें, सिर्फ इस बात पे कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोई डिफेक्ट है। ये कहाँ पावर में अगर लिखा हुआ है तो मैं बिल्कुल इसको स्टे तो नहीं करूंगा। इलेक्शन एक्ट में अगर ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या सियासी जमातें बस फिर उनको खुली छूट है, वो करवाएं इंट्रा पार्टी, नहीं करवाएं, कब करवाएं, मुद्दत गुजर जाए, तो ये तो फिर पार्टी किसी भी सियासी जमात को क्या कोई पूछने वाला नहीं है? अगर इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं है तो ये इख्तियारात फिर किसके पास हैं? देखिए, अगर कोई ये मेंबर्स के पास होते हैं। हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट, वो कोई पब्लिक की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं होती। वो आम लोग, आम शहरी सिटीजन्स बैठते हैं और वो फैसला करते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। 175 शायद पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में। 175 पॉलिटिकल पार्टीज मुख्तलिफ लोगों ने मिलके अपने हम ख्याल लोगों को मिला के कहा है कि हम बनाएंगे। वो उसके मेंबर्स हैं, वो उसका आइन बनाते हैं। और अगर किसी मेंबर्स को आपस में झगड़ा होगा, कोई आइन को नहीं फॉलो कर रहा है एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप फॉलो कर रहा है, एक ग्रुप उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा रहा या दुरुस्त नहीं करा रहा और दूसरा चाहता है कि वो दुरुस्त हो, तो उसके लिए सिविल कोर्ट्स हैं, आपका बाकायदा ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट फैसला करेगा कि उन दोनों ग्रुप्स में कौन सा दुरुस्त है, कौन सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेटर नहीं बनाया पार्टी का, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टीज को रेगुलेट करना शुरू हो गया तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की आजादी तो खत्म हो गई, फिर इंडिपेंडेंस तो खत्म हो गई, फिर तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो गया। सही। किसी भी पार्लियामेंट्री तो अली ज़फ़र साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने जब आप लोगों को 20 दिन का वक्त दिया कि आप 20 दिन के अंदर अंदर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, नहीं तो फिर आप इलेक्शन से ज़ाहिर आउट हो जाएंगे, तो फिर आपने क्यों करवाया? उस वक्त इलेक्शन कमीशन की बात को फिर आप लोगों ने क्यों माना जब उनके पास इख्तियार नहीं? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप थोड़ी देर 20 दिन पहले चले जाएं कि एकदम अचानक शेड्यूल आने वाला है, बल्कि आ रहा है शेड्यूल इलेक्शन का, उसके ऊपर सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको उसे कहता है कि भाई आप 20 दिन में इलेक्शन कराएं, आपके पहले इलेक्शन में वो वैलिड नहीं है, अगर आपने ना कराया तो हम आपको सिंबल नहीं देंगे और आपको डिसफंक्शनल कर देंगे। अब उस सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस थी। एक चॉइस तो ये थी कि हम इसको अपील करें, लेकिन और ये भी साथ कहें कि हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते फिलहाल और हम इलेक्शन ना कराते, तो एक बड़ा जेन्युइन सा एक्सक्यूज हो जाता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। वो सिंपली एक लाइनर ऑर्डर पास करते और कहते हमने आपको पहले ऑर्डर दे दिया था, आपने उसकी कंप्लायंस नहीं की, 20 दिन में आपको हमने एक चांस दिया था इलेक्शन कराने का, आपने नहीं कराया, इसलिए हम आपको ना है आपका सिंबल नहीं लेते और आपसे सारा कुछ वापस ले लेते हैं, आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। ये रिस्क हम लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें ये खदशात थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जरूर ऐसी बात करेगा। तो हमने फैसला किया कि हम पहले ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे, लेकिन हम इन द मीन टाइम, उसकी जजमेंट पता नहीं कब आती है, हम इन द मीन टाइम अपने इलेक्शन दोबारा करा देते हैं ताकि कोई एक्सक्यूज ना रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। हम उनका ऑर्डर नहीं मानते, पहला भी हमने उसको चैलेंज किया और हमने कहा, मैंने खुद टीवी प्रोग्राम्स पे आके कहा, लेकिन साथ मैंने ये एडवाइस की कि उसके बावजूद कि हम इसको नहीं मानते, इतने करीब आ गए इलेक्शन और 20 दिन का सिर्फ टाइम दिया है, तो हम करा लेते हैं इलेक्शन ताकि ये जवाज भी ना रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने फिर जब ये ऑर्डर को भी चैलेंज करना था, इलेक्शन भी कराने का फैसला कर लिया था, तो फिर जो तरीका इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समझता है उसी तरीके कार के तहत फिर आप करवा लेते, वो प्रॉपर इलेक्शंस हो जाते, फिर वो इस तरह के ना होते कि एक शख्स को चेयरमैन नामजद कर दिया, कोई उसके मुकाबले पर ही नहीं आया। देखिए, आपने फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मेरे से, लेकिन शायद खुद ही जवाब आप उसका समझ गए होंगे। आपने ये पूछा मेरे से कि आपने दुरुस्त क्यों नहीं कराया इलेक्शन। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कोई जवाब नहीं बनता कि वो उसको दुरुस्त कहें या ना दुरुस्त कहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो उसमें ये बात उन्होंने नहीं की कि आपने इलेक्शन के रिजल्ट में कोई गड़बड़ है।
उन्होंने ये कहाँ कहा है कि आपने अनअपोज क्यों कराया? क्योंकि आप देखें कि जितनी जमातें हैं उनके तकरीबन सबके लोग अनअपोज्ड ही हुए हैं। पीपल्स पार्टी देख लें, पीएमएलएन देख लें, जेयूआई देख लें, सारे कैंडिडेट्स अनअपोज्ड हुए हैं। तो अनअपोज्ड होने में कोई गलती नहीं होती इलेक्शन में। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जिसकी आप बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात की है, बहुत ही अजीबोगरीब बात। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन तो आपका ठीक हो गया, इलेक्शन तो आपका दुरुस्त था, उसमें कोई गलतियां नहीं थी, लेकिन जिस शख्स ने इलेक्शन कराया उसको जिस शख्स ने अपॉइंट किया वो हमारे मुताबिक शख्स सही अपॉइंट नहीं हुआ था। यानी कि जनरल सेक्रेटरी जिसने उस इलेक्शन कराने के लिए एक टीम बनाई, इलेक्शन कमिश्नर बनाया पीटीआई का, उन्होंने कहा वो जनरल सेक्रेटरी जो के पॉइंट ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो जिसने शख्स ने इलेक्शन कराया वो ठीक नहीं हुआ था, इसलिए आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और इस वजह से आपको हम सिंबल नहीं देंगे। अब आप इस लॉजिक को, मंतक को एक ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें और सोच के आप खुद ही जवाब दें मुझे कि क्या ये आपको दुरुस्त लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन से बाहर कर देते हैं कि एक अपॉइंटमेंट जो है आपने दुरुस्त नहीं की थी। 170-75 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इधर। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सवाल भी पूछा हो उनसे कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये क्यों हुआ या वे क्यों नहीं हुआ, या ये पूछा हो कि किसने कराया? एक बात आप भी जरा मुझे ठंडे दिल से जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि आज आप ये जवाब दे रहे हैं और कि तमाम जमातों के इलेक्शंस इसी तरह से हुए हैं। ये वही तमाम जमातें हैं जिनके सियासी पार्टियां होने पर, जिनके तरीक़ेकार पर, जिनके तर्ज़ सियासत पर, तर्ज़ हुक्मरानी पर, हर एक चीज़ पर आप लोग माजी में तनकीद करते रहे, लेकिन आज उन्हीं को आप मिसाल बनाकर पेश कर रहे हैं कि देखो इन्होंने ऐसे इलेक्शन कराएं, हमने भी इनके जैसे करा दिए तो हमारे भी एक्सेप्ट कर लें। तो आज आप उनसे मुख्तलिफ क्यों नहीं नज़र आ रहे, जबकि इसी नज़रिए के तहत आप लोग सियासत में आए थे? बड़ा इंटरेस्टिंग, आप अनअपोज्ड की बात कर रहे हैं ना, आप जरा इलेक्शन एक्ट उठाइए। जी। इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हर जनरल सीट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, नेशनल असेंबली हो, प्रोविंशियल असेंबली हो, उसकी हर सीट पे 2 प्रोविजंस हैं। एक है कि अगर एक ही कैंडिडेट हो तो वो फिर अनअपोज्ड हो जाएगा वोटिंग के बगैर, और अगर 2 कैंडिडेट्स हों फिर ही वोटिंग होगी। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की, वो जो कहती हैं कि अगर एक पोस्ट के ऊपर कोई दूसरा ओपोनेंट आएगा ही नहीं तो फिर आपको वोटिंग की जरूरत नहीं, आप अनअपोज्ड हो जाएंगे। इसी क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी पे कोई ये नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि नहीं आपने 2 का कॉन्टेस्ट कराना ही कराना है हर इलेक्शन में दुनिया में। अली जफर साहब, इस तरीक़ेकार के तहत जब माजी में मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के इलेक्शन हुए होंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक रहनुमा भी ऐसा होगा जिसने इस तरीक़ेकार पर ना तनकीद की हो कि देखो वहाँ तो चंद लोग खड़े हो जाते हैं, ये तो चंद लोगों की पार्टी है और इनसे हटकर क़यादत में कोई आ ही नहीं सकता है, किसी को मौका ही नहीं मिलता। ये तो वही तरीक़ेकार है जिस पर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तनकीद करती रही है। देखिए जी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर तनकीद करते रहे होंगे तो वो शायद इस बात पे करते हैं कि वो अपने जो कैंडिडेट्स सामने लेके आते हैं वो उनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की ऐसी बात कोई नहीं है। उनका जो कैंडिडेट्स आए थे वो फैमिली मेंबर्स नहीं थे, वो पार्टी में ही थे। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा 2 चीज़ों में। एक चीज़ है अनअपोज्ड इलेक्शन होना। सपोजिंग आप किसी क्लब के भी अगर इलेक्शन कराते हैं और एक ही शख्स होता है एक पोस्ट के ऊपर, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जनाब हमने इलेक्शन जब तक नहीं कराएंगे जब तक 2 मेंबर्स ना हो पोस्ट पे। ये तो बात नहीं। लेकिन अगर आप ये क्लब का ये उसूल होगा कि नहीं सिर्फ वही मेंबर आएगा जो मेरा खानदान का होगा, वही इलेक्शन लड़ सकता है, फिर आप तनकीद बचा कर सकते हैं। अब तो अली जफर साहब, यही तो लोगों को हैरत थी ना कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक ऐसा दूसरा शख्स मौजूद नहीं था जो गौहर अली साहब को उस सीट के लिए, उस ओहदे के लिए चैलेंज करता या उम्मीदवार होता या ख्वाहिशमंद होता। अगर आप ही की मिसाल ले लें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हेड नहीं करना चाहते? नहीं, देखें उसको कोई इशू ही नहीं है। अगर कोई करना चाहता हेड तो जरूर वो आगे इलेक्शन में हिस्सा लेता।
और उसको बिल्कुल कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि सब तैयार थे, नॉमिनेशन पेपर्स भी मौजूद थे, वोटिंग के जो हर सूबे के मुख्तलिफ रंग के वोटिंग जो पेपर्स होते हैं वो भी तैयार थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका कोई ख्वाहिशमंद हो। जब एक नॉमिनेशन कर दी इमरान खान साहब ने, तो मैं ख्याल इमरान खान साहब की ख्वाहिश की इज्जत रखते हुए और उनकी ख्वाहिश देखते हुए और जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए शायद पार्टी के सारे मेंबर्स ने ये फैसला किया हो कि हम नहीं अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, हम नहीं अभी इलेक्शन में जाएंगे, बेहतर यही है कि फिलहाल अनअपोज्ड हों। तो ये एक मेरा ख्याल है इतनी अजीबोगरीब बात नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसका माहौल बेहतर हो और हम मूव करें उस तरफ, तो ये ख्वाहिश तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपकी मैच्योरिटी होनी पड़ेगी। आप एग्जाम्पल लें दुनिया के, मैंने बड़ा स्टडी किया है, आप देखें मुझे लोग बात करते हैं अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज की, या मुझे बात करते हैं इंग्लैंड की, तो वहां पार्टीज ही 2 हैं या 3 हैं। अमेरिका में तो एक जो 2 डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हैं, वो ही दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, प्रेसिडेंट के और कांग्रेस के और उनकी सेनेट के। और वो अपना इंट्रा पार्टी उनका इलेक्शन बड़ा मजबूत है, वो ऑलमोस्ट इसी तरह होता है जैसा नेशनल इलेक्शन है, और उसके ऊपर बाकायदा रेगुलेशंस बनी हुई हैं जो रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। इसी तरह आपका इंग्लैंड का हिसाब किताब है, वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी लेबर पार्टी है और शायद लिबरल पार्टी भी है, लेकिन वो भी 3-4 हैं। बट जहां जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां आप देखें कि यही पोजीशन है जो पाकिस्तान की है। लेकिन एक बात जरूर है कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहां इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रेगुलेट किया अली जफर साहब, ये जी बिल्कुल, जिन ममालिक की या जिन माशरों की आप मिसाल दे रहे हैं, वहाँ सियासत एक शख्सियत के गिर्द तो नहीं घूमती, वहाँ पार्टी का मतलब एक शख्सियत तो नहीं होता, वो तो फिर पार्टी होती है, उसूल होते हैं, नज़रियात होते हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो वहाँ का तर्ज सियासत तो वो तो बिल्कुल ही अलग है ना। अब यहाँ आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एक आम हल्के के कागजात जमा करवाने जा रही है, तो एक एक हल्के से 5-5, 6 कहीं 8-8, 10-10 उम्मीदवार कागजात जमा करा रहे हैं, और जब यहाँ चेयरमैनशिप के लिए दूसरे ओहदों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। उसमें फिर बानी चेयरमैन के फैसले के खिलाफ कोई जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा, चाहे वो चाह रहा हो या नहीं भी चाह रहा हो। मुझे आपका सवाल का कंपैरिजन समझ नहीं आया, लेकिन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल जो मुझे समझ आया वो ये है कि जनरल इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्यों हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स क्यों नहीं हैं। जनरल इलेक्शन में तो बहुत सारे, जिधर की आप मिसाल दे रहे थे जिन माशरों की, सर वहां तो शख्सी सियासत नहीं होती ना, वहां पार्टी का हेड सब कुछ नहीं होता, वहां तो पार्टी होती है, उसका मंशूर होता है, उसका पूरा एक चार्टर होता है। और पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही एक माहौल ही अलग है ना, जो पार्टी हेड ने कह दिया बस वही पत्थर पर लकीर हो गया। जी, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि बाहर के मुल्कों में ऐसी खानदानी नहीं है पॉलिटिक्स, वहाँ सियासत में मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और बड़ी अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है या ख्वाहिश तो कम से कम है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसा हो, जिस तरह पीटीआई में हुआ है कि कोई रिश्तेदार नहीं आया आगे, पार्टी के केडर से ही आए हैं लोग, और चेयरमैन भी पार्टी की केडर से ही बना है। लेकिन मैं आपको और बात बताऊं जो इसका तरीक़ेकार है कि इसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं ये ख़ानदानी सियासत को। और मेरा ख्याल है आप मुशर्रफ साहब को दाद दें कि वो एक कानून लेके आए थे इस पे, लेकिन फिर बाद में पार्लियामेंट ने उसको तब्दील कर दिया। और वो ये था कि जिस तरह अमेरिका या दूसरे मुल्कों में होता है कि आप 1 या 2 टर्म के बाद आप वापस प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर हमारे कानून या आइन में ये आ जाए शेख कि आप एट मैक्सिमम आप 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं 2 टर्म्स के लिए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ये मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, सोल्यूशन निकल आएगा और दोबारा से आपको ग्रास रूट से पार्टी के नए नए लीडर्स निकलेंगे। ये एक तजवीज़ है। अब दूसरी आपका ये था कि क्यों कंपेयर कर रहे थे जो आप जनरल इलेक्शन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। आपने कहा कि जनरल इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्यों नहीं होते। तो वो एक देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मखसूस मेंबर्स के दरमियान होता है। जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो 5 लाख हो, 6 लाख हो, 4 लाख हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट भी हों। मतलब जमात इस्लामी का जो इलेक्शन है
वो डायरेक्ट नहीं होता, वो तो एक शूरा के जरिए होता है। सो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनकी पार्टी हेड का। बाकी पार्टीज में मेंबर्स वोट कर सकते हैं डायरेक्टली और वन ऑन वन करते हैं, लेकिन वहां भी जरूरी, वो इतना मखसूस चूंकि ग्रुप होता है तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए उतने कैंडिडेट्स हों या एक से ज्यादा हों जितने बाकी जनरल इलेक्शन में होता है। जनरल इलेक्शन में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। मैं भी आज चाहूं तो मैं डिपेंडेंट भी आ सकता हूं और मैं उम्मीद रख सकता हूं कि कल को कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे दे देगी। आप भी आ सकते हैं, कोई भी शख्स, कोई भी सिटीजन आ सकता है। उसके बाद सिर्फ एक प्रपोजर और एक सेकेंडर चाहिए तो जाके अपने कागज नामजदगी दे सकता है और बाद में वो अपना किसी पार्टी के तहत सिंबल ले सकता है या इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है। तो ये हर इलेक्शन में देखा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत सारे होते हैं, बहुत कम होता है कि वो अनअपोज्ड हों, लेकिन कंपैरिजन दुरुस्त नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन एंड जनरल इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ स्पीसीज हैं। वो बिल्कुल इस तरह है कि आप एक ऑरेंज और एप्पल को आप कंपेयर कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ फल हैं। इसलिए उनको कंपेयर करना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है उस सवाल का जवाब देने में। ठीक है, चलें अब आखिर में सर बस ये, अब बल्ले का निशान इस वक्त अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना अहमियत का हामिल है? अगर ये निशान नहीं आपको अलॉट होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल कैंपेन, आगे आने वाले चैलेंजेस मजीद कितने बढ़ सकते हैं? इसका कोई ऑल्टरनेट आपके जहन में है? नहीं, देखें, अगर तो ये सिंबल नहीं होता, खुदा न खास्ता, जो हो नहीं सकता मेरी नज़र में, लेकिन आपने एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, अगर ये ऐसी बात होती है तो फिर आप समझें कि पीटीआई तो इलेक्शन से बाहर है। फिर पीटीआई तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकती क्योंकि 260-70 जो सीटें हैं विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स वो निकल जाती हैं। वो कोई कैंडिडेट, क्योंकि सिंबल के तहत ही कैंडिडेट आता है, कैंडिडेट फील्ड ही नहीं कर सकती। वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे, वो किस वक्त जीते भी तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरह पॉलिटिकल पार्टी को आपने बाहर निकाल दिया। और ये सवाल भी पूछा गया था, जज साहब ने पूछा था कि जब आपने पार्टी को बाहर निकालना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत है। यानी वो जो इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा है कि अगर आपको कोई ऐसी पार्टी नजर आए जो कि हमारी मुल्क के खिलाफ काम कर रही है तो फिर उस पार्टी को भी अगर आपने खत्म करना है तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। वो मैटर ने भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ट्रायल के बाद कि ऐसी बात है कि नहीं। आपने एक पार्टी को इस सारे प्रोसेस के आपने उससे सिंबल ले लिया और उसको डिसफंक्शनल कर दिया, तो ये तो एक तरह से कानून की बिल्कुल ही खिलाफ वर्जी। आपने वो किया जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, आपने इनडायरेक्टली कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम मौज़ूआत पर मजीद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत चल रही है नाअहली की मुद्दत से मुतालिक, जिसको अब जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया और आज अदालत की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए कि 11 जनवरी तक हम इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं, इसका फैसला सामने लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स ये सामने आए कि किसी शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती और ये कैसे हो सकता है कि सज़ा के बाद कभी कोई इंतखाबात ना लड़ सके। अब देखना यह है कि जुमेरात को ये समाअत किस तरह से आगे बढ़ती है, चूँकि मियां नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को वापस आए, उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं और अब इस केस का जब फैसला आता है तो उनके मुस्तकबिल पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं और फिर ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है वो किस हद तक इससे मुतासर होती है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब लाहौर में, पंजाब में एंटर हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अब पंजाब में कदम जमाने को तैयार हैं और वहाँ पर किस तरह से सियासी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी, चूँकि अब आखिरी 35 दिन का बाकी बचा है
पोलिंग डे पर, और उससे पहले पंजाब में पीपल्स पार्टी और फिर जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने जा रहा है, इलेक्टोरल अलायंस जो बनने जा रहा है अभी सिंध में मुख्तलिफ सियासी जमातों का, वो किस हद तक पीपल्स पार्टी को सिंध में मुतासर कर सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। कादिर मंदूखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान से शबीर कायम खानी साहब सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मंदूखेल साहब, ये पंजाब में अभी एंट्री दे दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इलेक्शन भी वो वहाँ से लड़ रहे हैं, तो किस हद तक टफ टाइम देने के लिए आप लोग तैयार हैं नून लीग को, चूंकि वहाँ आपको नून को टफ टाइम देना है और यहाँ MQM और नून मिलकर सिंध में आपके खिलाफ जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये अब कैसे टैकल करना है अकेले इन तमाम जमातों को? जी, अगर मैं आपको थोड़ा सा 2 साल पहले ले जाऊं, मेरे हल्के में NA 242 जो पुराना नाम 249 इस वक्त मैं बैठा हूं बल्दिया टाउन कराची में, यहाँ पूरा PDM का कैंडिडेट था मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के थे। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब चौथे नंबर पे आ गए और PDM को शिकस्त दे के पहले नंबर पे मैं आया, पीपल्स पार्टी आए और PTI छठे नंबर पे चली गई। तो अब कराची में तो कोई लेना देना नहीं है, नून लीग का MQM की सीटें है यकीनन, कोई शक नहीं है, मगर जहाँ जहाँ पश्तून आबादी है, हज़ाराबाद है, सिंधी है, बलोच है, वहाँ MQM कुछ नहीं है। लेकिन उर्दू स्पीकिंग उनके पास है, हमारे साथ भी है यकीनन, कैंडिडेट पता चले। लेकिन जहाँ आपने लाहौर की बात की या उसकी बात की है, पंजाब की बात की है, यकीनन आपको पंजाब को ये कहूँ कि PTI के 90% लोग जो PTI में है वो पीपल्स पार्टी से गए हुए। और आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब जब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया लाहौर में, तो PTI के लोग जो पीपल्स पार्टी के एक्चुअल थे वापस आ गए, पीपल्स पार्टी में आ रहे थे। तो नून लीग ने IPP उतार दी है चेतों की मदद से, और इसी तरह जो खुनफा मेहता वहाँ परवेज खटक साहब उतार दिए, लॉन्च कर दिया। और फिर बलूचिस्तान की अगर आप बात करो, जो चंद लोग पीपल्स पार्टी में थे वो बाप पार्टी के वो वापस नून लीग में चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस वो भी आना शुरू हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में बैठेंगे, और लाहौर का इंतखाब बड़ा खुशाइन भी है इस वजह से कि असल जो बैटल फील्ड है वो है पंजाब, लाहौर है। यानी आप देख रहे हैं कि 141 कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो बैटल फील्ड सियासी अगर मैं कहूँगा तो वो पंजाब है। तो इंशाल्लाह हम अपना इसे किरदार अदा करेंगे। और फिर आपको ये भी बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर चतराल से लेके अंगू से लेके कोयटा तक, लड़काना तक और पंजाब के शुरू तक अगर जलसे सब ज्यादा किए तो पीपल्स पार्टी ने किए, बिलावल भुट्टो साहब ने किए। नवाज शरीफ साहब तो अभी तक वही नाइली का तलवार सर पे लटक रहा है। मैं पिछले 2 महीने से ये बात करता आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब नाहल है, ताहयात, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुस्लिम लीग नून के दोस्त और उनके मोहतरम जाफर इकबाल साहब भी मेरे साथ एक शो में थे, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि नहीं जी इलेक्शन एक्ट में तरामीम हो गई है। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि इलेक्शन एक्ट की कोई हैसियत नहीं है आइन के आर्टिकल 62 और 63 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने जिसको नायब करार दिए हैं जहांगीर तरीन साहब को और नवाज शरीफ साहब को, वो 62(1)(f) के लिए कोई सजा या कोई बरी होना जरूरी नहीं है, वो एक अपने तौर पे एक इख्तियार ऐसा करते हैं। और फिर मैंने ये भी कहा कि ये जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच या फुल बेंच बैठेगा और वो इनका फैसला करेंगे। तो आज वो सब बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ साहब की जो रिटर्निंग अफसर ने उनके कागज मंजूर किए वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी मंदूखेल साहब, ये अब मैं ये नहीं जिस तरह से ये आखिरी बात कवानीन और आर्टिकल्स आप बता रहे हैं इनके, तो ये क्या जी अच्छा मुकम्मल करें जी। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब तायात नायल हो, मगर मैं एक कानून के तालिब इल्म के हैसियत से हमेशा ये बात करता रहा कि नवाज शरीफ साहब की नायली इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम कही गई है उससे खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां उन्होंने 5 साल किए। आइन का आर्टिकल 62(1)(f) अपनी जगह पे मौजूद है, गो के उसमें तायन नहीं किया गया, गो के उसमें ये नहीं लिखा गया कि सजा कितने होगी, मगर चूंकि जहां इस तरह कंफ्यूजन हो उसकी तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है तायात का। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि नवाज शरीफ नायल हो, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फैसला दे, मगर जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी नवाज शरीफ साहब जागीर तायात नायल रहेंगे।
तो ये इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठेंगे कानून का उनको इल्म नहीं है, जो अभी जो आर्टिकल्स या जो इलेक्शन एक्ट की तफसील आप बता रहे हैं, तो अगर सब कुछ ऐसे ही है तो फिर कागजात नामजदगी सिर्फ जमा नहीं हुए बल्कि वो मंजूर भी हो गए, फिर वो किस तरह से मंजूर हो गए, उसको किस बुनियाद पर मंजूर कर लिया गया, वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं, इसके हमने बहुत सारे लोग के मुस्तरद होते हुए भी देखे। अच्छा सवाल किया। हम पहले से कहते थे चपरासी जो नवाज शरीफ साहब ने 35 साल भर्ती किए थे वो आज डिप्टी कमिश्नर बन गए। हम तो पहले इस बात पे एतराज थे कि वही चपरासी ब्यूरोक्रेसी में बैठी है नून लीग की 35 साल से, तो वो तो कागज करेंगे। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, इलेक्शन कमीशन का इससे वास्ता नहीं है क्योंकि ये आरओ के हाथ में है, रिटर्निंग अफसर जो डिप्टी कमिश्नर या डीआरओ होते हैं। अब मुझे एक बात बता दें, मेरे सामने जफरुल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून का टॉप का वकील है, वो मेरे साथ मुनीजे वाले शो में आज टीवी में बैठा हुआ था। उसके माना कि मंदोखेल सही कह रहे, तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट। मैं आज भी चैलेंज के साथ करता हूँ, नून लीग का टॉप का वकील, टॉप का जज इनका रिटायर्ड मेरे साथ बिठा दे, वो मुझे इस बात पे कायल करे। कायल तो नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज डिस्कशन किया है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक नवाज शरीफ साहब ताया तायल है, और आरओ ने जो फैसला किया है वो गैर कानूनी और गैर आईनी, और मैं समझ रहा हूँ कि वही गुलू भट्टू वाला जो ब्यूरोक्रेसी है वो उन्होंने किया। ठीक है, तो शब्बीर कायम खानी साहब, ये अभी मियां नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल ही क्लियर नहीं है कि उन्हें खुद इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना। नाअहली की तलवार अभी भी मंदोखेल साहब के मुताबिक उनके सर पर मौजूद है, और आप उनकी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, उनके साथ मिलकर आपको पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना है, अपनी सीटें आप चंद एक कोई उनको पेश करने जा रहे हैं। तो ये नून लीग के साथ क्यों ये मामला आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त जो आपने कहा कि सीट जो एडजस्टमेंट है वो हम करने जा रहे हैं PMLN के साथ, हम कोई नवाज शरीफ साहब इंडिविजुअल हम करने नहीं जा रहे हैं, और अभी तक ऐसा कोई फैसला हुआ भी नहीं है। हमारी कमेटी बनी हुई वो इस बात पे फैसला करेगी। हाँ, गुड वर्किंग रिलेशन हमारे इनके साथ जरूर है, और हम भी लाहौर जाके इनसे मिले, और ये भी पाकिस्तान सॉरी कराची आकर ये MQM के हेड ऑफिस में हमारे MQM के जिम्मेदारों से इनसे मुलाकात हुई है। बात हमारी आगे बढ़ रही है, गो कि इस वक्त अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। रहा सवाल तो मंदोखेल साहब जो बात कर रहे थे, इन मंदोखेल साहब की पार्टी से भी तो हमने इताद करके देखा ना, अलायंस हमने इनके 2-3 मरतबा हमने इनसे करके देखा है। तो अगर ये हमारे मुतालबात पूरे करते और ये हमारी जो भी जायज बातें ये मान लेते तो शायद हो सकता है फिर हमें कहीं दूसरी तरफ ना देखना पड़ता। तो ये तो अभी इनको भी सोचना, मंदोखेल साहब की पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जाहिर है हमारी पार्टी हमारे शेख ज़ादा सिंध से वाबस्ता है, सिंध के शहरी इलाकों से वाबस्ता है। तो मुतादिद बार हमने इनसे बातचीत की, इनका हमने साथ दिया, गैर मशरूत तौर पर हमने साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी MQM को मायूस किया। और MQM के मुतालबात क्या थे? हमारे वही मुतालबात थे जो शहरी इलाकों में जो लोगों के जो मुतालबात होते हैं, खासकर रोजगार का मसला था। रोजगार इन्होंने 15 साल हुकूमत, अब देखें सबको पता है कि इन्होंने 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है सिंध के ऊपर, जिसमें इन्होंने वफाक में भी की कुछ अरसे। इन 15 सालों में इन्होंने लाखों जॉब्स क्रिएट करके दी हैं, लेकिन इसका आप रेशो निकाल लें। मैं ऑनएयर आपके चैनल के तवज्जो से बात कर रहा हूं मैं कि रेशो आप निकाल लें कि सिंध के शहरी इलाकों में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बेचारे बेरोजगार हैं, इनको इन्होंने कितनी दी? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तो मायूस किया ना। अगर पाकिस्तान अच्छे काम कर रही होती, MQM की जो जायज मुतालबात हैं अगर वो मान रही होती, तो हमें किसी तरफ दूसरी तरफ देखना नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मायूस किया है, इसके अलावा कराची शहर को नजरअंदाज किया, सिर्फ कराची शहर को ही नहीं बल्कि सिंध के जितने भी अर्बन एरियाज, अर्बन शहर जो है, सबको इन्होंने नजर, चाहे वो हैदराबाद हो, मीरपुर को, कुछ भी, लाड़काना हो, सक्कर हो, इवन लाड़काना को। अब देखें, लाड़काना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी हैं मोहतरम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके नाम से ये शहर पहचाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन इन्होंने लाड़काना के साथ भी क्या हाल किया, वो मैं क्या बताऊं, आपको जाके देख लें। तो ये तमाम चीजें जिसकी वजह से जाहिर है MQM कहीं तो करेगी, कहीं तो बात करेगी, क्योंकि जाहिर हमें भी सियासत करनी है। चलें शब्बीर साहब, बिल्कुल आपके पॉइंट आगे, अब देखते हैं कि इस पर मंदोखेल साहब क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मंदोखेल साहब की तरफ जाने से पहले और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले इरफान कादिर साहब सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने इरफान कादिर साहब वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त ये 62(1)(f) से मुतालिक जो समाज चल रही है, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की पोजीशन से मुतालिक मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या इलेक्शन वो कागजात जमा भी करवा चुके, मंजूर भी हो गए, तो ये इलेक्शन लड़ने के अहल इस वक्त मियां साहब हैं, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि वहां से कोई तशरीह या कोई फैसला सामने आएगा? इरफान साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी नाअहली की मुद्दत का तायुन होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है, तो मियां नवाज शरीफ साहब अभी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं या अभी उन्हें फैसले का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, वो बिल्कुल अहल हैं इलेक्शन लड़ने। अच्छा जी, तो सर ये अभी नाअहली की मुद्दत का जो ये तायुन हो रहा है, वो इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम थी, क्या वो फिर उसको हम जो आइन है उससे भी सुप्रीम समझे? आइन सुप्रीम है या एक्ट सुप्रीम है? जरा इसकी अगर आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल सकें। देखें, यहाँ पे आइन के नीचे जो कानून साजी है वो पार्लिमान करती है, और पार्लिमान जो कानून बनाती है, अदालतों ने हलफ उठाया हुआ है कि वो उस कानून के पाबंद है। अच्छा, सिर्फ उस कानून को अदालतें जो है वो इनकार कर सकती हैं तायीद करने की, उस कानून की जो कानून आइन से मुतसादम हो। ये जो कानून है इसको किसी ने आइन से मुतसादम नहीं कहा, इसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया कि ये आइन से मुतसादम है। लिहाजा ये एक राइजुल वक्त कानून है और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट फॉलो करेगी और सुप्रीम कोर्ट के पे लाजिम है कि वो इसको फॉलो करे। अच्छा, तो सर ये जो तरमीम जो ये एक्ट में जब वो हो गई तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल भी हो गई, उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, यानी ऑटोमेटिकली मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो गई? किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। कानून जब राइजुल वक्त कानून आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पाबंद है उसको फॉलो करने की। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नहीं बल्कि कानून का ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करे। अच्छा, तो सर इसका मतलब 62(1)(f) में जो मुद्दत है नाअहली की, अब वो ऑफिशियली अब उसको हम ये समझें कि वो 5 साल हो चुकी है, वो एक टर्म हो चुकी है किसी भी सियासतदान के लिए? देखें, आइन में तो कोई मुद्दत है ही नहीं नाअहली की, के ताहयात नाअहली तो आइन में ये मुद्दत ही नहीं है। तो जब आइन में नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि कानून में क्या पार्लिमान ने क्या तशरीह की है। तो पार्लिमान जो भी तशरीह कर देगी वो फायक है किसी भी अदालत के फैसले पे, खासतौर पे वो फैसला जो कि आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, उस फैसले की वैसे ही कोई हैसियत नहीं। ठीक है, जरा इरफान कादिर साहब अगर आप साथ ही मौजूद हैं, जरा सब मुझे मौका दें, जरा मंदू खेल साहब से भी मैं इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, चूँकि ज़ाहिर है कानून पर इनकी भी बड़ी अच्छी ग्रिप है। मंदू खेल साहब, ये इरफान कादिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, तो ये अब 62(1)(f) में तो कोई मुद्दत है नहीं, और जो एक्ट में तरमीम हुई है वो उस एक्ट के बाद तो मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है इरफान कादिर साहब के मुताबिक। देखिए, इरफान कादिर साहब मोहतरम में हमारे हर वकील के अपने अपने व्यूज होते हैं। मैंने तो आपको ज़फ़रुल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून का सीनियर एडवोकेट है उनका भी बताया कि उसने भी मेरे साथ एग्री की है, जहां कानून में कंफ्यूजन हो, जहां वजाहत ना हो, तो वहां तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरामीम करने से 62(1)(f) जो है ना वो 5 साल नहीं होता है, और यकीनन उसके लिए तरामीम की जरूरत पड़ेगी। और तरामीम पिछली हुकूमत जिसमें हम भी हिस्सा थे, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थे, तो 2/3 मेजॉरिटी होने के बाद अगर 62(1)(f) में तरामीम हो जाती है तो फिर यकीनन 5 साल होगी। लेकिन फिलहाल कन्फ्यूजन मौजूद, न सिर्फ कन्फ्यूजन मौजूद है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच का फैसला मौजूद है नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का। तो अब उसको एक एक्ट की जो तरामीम की है हमारी एक छोटी सी हुकूमत ने, तो वो कैसे उसके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि आइन ज्यादा मोतबर है और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह नहीं करेगी और ये तफसील नहीं बताएगी क्या है ये नाअहली का जो उम्र है वो है कितना, तब तक नवाज शरीफ साहब नाअहली रहेंगे। और मैं दोबारा कहता हूँ, आरओ ने गलत फैसला किया है और यकीनन जिसने चैलेंज किया है वो आगे ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है, तो इरफान कादिर साहब, ये जो अभी इस वक्त अदालत में मामला चल रहा है, अब इसमें अदालती तशरीह की अभी ज़रूरत है या नहीं है? चूंकि पहले से एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो जो एक्ट में तरमीम हुई है उसके बाद क्या वो फैसला भी फिर वो उसको वो नल एंड वॉइड हो गया? जी इरफान कादिर साहब को आवाज़ आ रही है? जी हेलो, जी जी आप मुझे सुन सक रहे हैं? जी जी, अब आ रही है इरफान साहब, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा काइंडली। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहली बात तो यह है कि अदालत ने किसी कानून की तशरीह नहीं की थी, बल्कि अदालत ने कानून खुद बना दिया था। दूसरी बात यह है कि तशरीह अगर अदालत कर भी दे किसी कानून की, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अदालत की जो तशरीह है उसको फौकियत होगी हुकूमत की तशरीह पे या पार्लिमान की तशरीह पे।
तो पार्लियामान जब किसी कानून की तशरीह करती है तो उसको फौकियत दी जाती है, क्योंकि वो कानून बन जाता है, और अगर उस कानून को आइन के धारे पे परख के खत्म ना करे अदालत, तो उस कानून को फॉलो करना अदालत पे लाजिम है। बस ये मैं कहना। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। तो अब मंदूखेल साहब, चले, ये जो ज़ाहिर है कि अदालत की तशरीह सामने आ जाएगी, 11 जनवरी से पहले अदालत से फैसला होने की बात हो रही है। MQM पाकिस्तान जो इस वक्त आप पर इल्ज़ामात लगा रही है कि माजी में पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं की, बल्कि शहर कराची में या पूरे सिंध में 15 साल आप लोग की हुकूमत रही, और वहाँ MQM भी माजी में आपकी इत्तेहादी रही, लेकिन फिर उन्हें अलहदा इसीलिए होना पड़ा कि आपके साथ चला नहीं जा सकता था। तो अब क्या जवाब है आपका MQM पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, जो कि तमाम ही जमातें इस वक्त सिंध में आपके खिलाफ इकट्ठी होने जा रही हैं? 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की। उस 15 साल में आधे से ज्यादा टेनोर में MQM हमारे साथ इत्तेहादी थी। नंबर एक बात, जिस तरह मीडिया वाले हम कहते हैं PDM हुकूमत के साथ 16 महीने किया, इस तरह MQM। और MQM के पास टॉप की मिनिस्ट्री थी, जो बल्दियात, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन मिनिस्ट्री है। और पिछले 35 साल में मुख्तलिफ डिक्टेटर या जमहूरी हुकूमत के साथ जो MQM मुसलसल हुकूमत भी रही, और पाकिस्तान का तारीख का पहला गवर्नर इनका 14 साल रहे, जो पाकिस्तान में आज तक किसी सूबे का गवर्नर किसी पार्टी का नहीं रहा है। उसके साथ साथ MQM की बड़ी खूबसूरत सी आदत है कि वो 5 साल तक हुकूमत में शामिल होते हैं, और 4.5 साल बाद जो है कहते नहीं जी हमारे मुतालबे पूरी नहीं होंगे। भाई मुतालबे अगर पूरे नहीं होता है तो पहले महीने में पता चल जाता है कि मुतालबात मानना है कि नहीं मानना है। और फिर MQM को मुतालबा क्या है, और फिर MQM एहतियात किससे कर रही है? उस शख्स से कर रही है, उस पार्टी से कर रही है जो पहले कई मरतबा एहतियात कर चुकी है नून लीग के साथ, और उसकी भी ज्यादा दूर न जाए। अभी 2 महीने पहले इनकी हुकूमत की शहबाज शरीफ साहब के साथ इनका बाकायदा मुआहिदा हुआ है कि वो हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब ने तो उनके दफातर वापस किए, न उनके मुतालबात किए। हाँ, पीपल्स पार्टी ने उसके मुतालबात हल किए। उनका ये ख्याल था कि मेयर के पास वाटर बोर्ड होना चाहिए, हमने दिए। मेयर के पास तमाम बल्दियाती इख्तियारात हमने दिए। अब ये बदकिस्मती से इनका अपना मेयर नहीं है, और खुशकिस्मती से पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया, तो फिर उनको ये परेशानी हो रही है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो कराची में 3 ऑपरेशन किए है, वहां पे माजूर नौजवानों का क्या असर किए वो कायम खानी साहब को नहीं पता। आज फिर ये कर रहा है। और फिर मैं ये भी बात आखिर में करूंगा, आज मुस्तफा कमाल साहब, ये इसका MQM से क्या वास्ता? ये तो PSP का है, सारे PSP वाले गालिब है, और MQM लंदन उसे लाताल्लुक है, MQM पाकिस्तान लाताल्लुक है। आमिर खान कहाँ बैठा हुआ है, वसीम अख्तर साहब कहाँ बैठा हुआ है, ये लोग कोई नहीं है। सारा का सारा जो MQM है, जिसको हम PSP कहेंगे, वो मुस्तफा कमाल साहब चला रहा है। और फिर मेरे मुकाबले में ये भी, अगर ये अपने आप को MQM कहते हैं, तो MQM के तारीख में ये पहला एहतियात है जो किसी के पाँव पड़ रहे। खुदा का वास्ता, मैंने पीपल्स पार्टी की मंदोखेल का मुकाबला करना है, मेरा पूरे PDM, नून लीग और जमियत और MPA सब में GDS साथ है। भाई आपको अपने बाजू पे अगर भरोसा है तो आप क्यों मंदोखेल के खिलाफ जो ना पूरे पाकिस्तान की पार्टी को कटक करें? नंबर एक बात। मगर साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब सेफ साइड के लिए NA 247 से भी खड़े, शहबाज शरीफ साहब सेफ साइड से लाहौर NA 123 से भी खड़े। यहाँ मंदोखेल के पास आ रहा है कि भाई करे, लेकिन ये परफॉर्मेंस बेस होगा। मैंने 9 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती काम कराया है, मैंने यूनिवर्सिटी मंजूर कराया है, मैंने 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराई। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तो 1 रुपए का काम नहीं किए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होकर काम नहीं किए, बल्कि पानी का मंसूबा जो बल्दिया तरस रहे। आप पूछ लेते हैं इनसे जरा कि फिर ये वजह क्या है? अगर पीपल्स पार्टी ने अपने वादे पूरे भी किए और नून लीग ने नहीं किया, इसके बावजूद नून लीग के साथ क्यों है? तो शब्बीर कायम खानी साहब, ये MQM के अपने भी जो इस वक्त इख्तलाफात हैं, क्या वो इलेक्शन में आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? चूँकि बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनके अभी नाम लिए मंदूखेल साहब ने, वो हमें कुछ अरसे पहले तक नज़र आ रहे थे, अब वो मंजर आम पर नहीं है। अब तमाम चेहरे, चूँकि तमाम धड़े मिल गए, तो वो क़यादत में भी हम एक तब्दीली देख रहे हैं। तो ये क्या वजूहत हैं इसकी? आने वाले इलेक्शन में असर पड़ सकता है आपकी परफॉर्मेंस पर? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमारे पार्टी के इंटरनल मामलात हैं, और खुद वसीम साहब का भी बयान आ चुका, वसीम अख्तर साहब का, वो अपने निजी काम में कहीं मसरूफ है। लेकिन बात ये कि इनको क्यों परेशानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को क्यों परेशानी है? खुसूसन अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की पार्टी से इत्तेहाद करके मुझे हराने की, आप इतनी बड़ी तोप शख्सियत थोड़ी हैं कि पूरी तवज्जो हम अपने, ये पार्टी है पूरी MQM, मेरे भाई पूरी पार्टी है। और अभी आपको लग पता जाएगा, ये 2 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, जो पूरी कौम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है किस तरह से आप इलेक्शन जीते थे, आपने किस तरह से हायर किए वहां पे जो आगे आरोज जो थे, सबको पता ना। 15 साल से आप लोगों ने किया क्या डिलीवर किया? सिंध के आवाम से जाके पूछे ना,
कि भुट्टो के नाम पे वोट लेकर उस भुट्टो के शेयर के साथ तुमने क्या मजाक किया है। लोग आज सिंध की गरीब आवाम के पास खाने को आटा नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं आप लोग आप ये पता जाएगा आपको इस इलेक्शन के अंदर जो 15 साल के अंदर आपने जो मौज मस्तियां की हैं वो अभी आवाम सिंध के आवाम बाशऊर है। आप छोड़ देना है एमक्यूएम का कहाँ मुकाबला करेंगे आप। एमक्यूएम ने अपने दौर के अंदर जो काम किए, आप जो जिक्र कर रहे थे कि टॉप की मिनिस्टर्स रही है, गवर्नरशिप रही है, वो दौर आप उठा के देख लें कि कराची किस तरह से तरक्की याफ्ता, जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब का, उसके दौर में दुनिया मानती थी, दुनिया ने इसको तस्लीम किया कि मुस्तफा कमाल साहब और उस वक्त के जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे उन्होंने बरमला कहा कि अगर आपको काम देखना है तो जाके कराची में मुस्तफा कमाल के देखो। तो जब काम किया, जब डिलीवर किया, जब चलें शब्बीर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू वाकिफ आ गया है और आने वाले दिनों में इस पर हम मजीद भी कोशिश करेंगे कि नशिस्तों में आप लोगों से गुफ्तगू होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।